हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत तरीके से कर रहे होंगे। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को यूपी टेट की जो सफलता सीरीज़ के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बारे में बताया था कि किस तरीके से हमारी जो क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू की जाएंगी। और उसी के मद्देनज़र आज हम लेकर आए हैं सफलता सीरीज़ की पहली क्लास, जो कि आपकी मैथमेटिक्स की होने वाली है। तो मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं सफलता सीरीज़ के अंतर्गत आपको दो तरीके से क्लास मिलेगी। पहली क्लास मिलेगी आपको टॉपिक वाइज और दूसरी क्लास मिलेगी आपको 10 ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। आज की वीडियो में हमें जानना है इंट्रोडक्शन, जो कि शुरुआत है। तो स्टार्टिंग में आपकी कुछ 10 क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट जो सीरीज लेकर आए हैं कि आपको 10 क्वेश्चन डेली बेस पर कराए जाएंगे और वो क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपके एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। और इसका एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि आप जब रेगुलर अलग अलग टॉपिक से इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन निकालोगे तो आप जब एग्जाम के नज़दीक पहुँचोगे तो आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी हैबिट में, आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो आपको उनको अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा और आपका जो सक्सेस का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। जैसा कि अपना पहला क्वेश्चन है, और ये जो आपका जो क्वेश्चन है ये आपको सीरीज़ का नाम जरूर है यूपी टेट 2023 के लिए, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट्स की जो मैथ में आपको लगता है कि वीक है, मैथ में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकता है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। क्योंकि एक वीडियो में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे और 10 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से होंगे, तो आपके सभी टॉपिक्स का एक बार रिविजन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको लिखा है, यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है यानी 24 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन आप विश्वास करो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। इसी तरीके से क्वेश्चन जो रहते हैं, जो इजी क्वेश्चन रहते हैं, वही बच्चे सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे अप्रोच पकड़ना है कि आपको अप्रोच क्वेश्चन पे अच्छे से रखना है। तो देखते हैं, यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है। अब हमें संख्या का पता नहीं है कि संख्या आखिर है क्या, तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन देखते हैं। हमने माना कि संख्या जो है वो क्या है, x है। तो अब हमें संख्या के बारे में पता नहीं था, तो हमने संख्या को मान लिया कि संख्या क्या है, x है। अब बोल रहा है कि संख्या और उसके 25%, यानी संख्या तो ये हो गई। अब संख्या का 25% निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 25% ऑफ x, यानी ये हो गया संख्या का 25%। अब संख्या का 25% निकालेंगे तो ये हो गया 25, और परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, ऑफ का मतलब होता है इनटू ये x। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो यहाँ से आपका x का 1 में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, x से कम x बटे में 4, यानी संख्या का 25% कितना आ गया, x बटे 4 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर, यानी इसके और इसके बीच का अंतर, जो अंतर फाइंड करेंगे तो x में से x बटे 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो इनके बीच का क्या निकल आएगा, अंतर। और अंतर जो क्वेश्चन में है वो कितना है, 24 है, तो बराबर हमने कितना रख दिया, 24 रख दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x के बटे में कुछ नहीं है, हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। 4 और 1 का जो लासा आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब जब 1 का भाग आप 4 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा करोगे किसमें, x में, तो 4x हो जाएगा, माइनस 4 का भाग 4 में दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा x में करोगे तो x आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 24 यानी 24। अब आप 4x में से 1x को माइनस करेंगे तो
तो कितने x बचेंगे, 3x बचेंगे, और बटे में कितना लिखा है, 4 लिखा है, बराबर में हो जाएगा 24। क्या आप इसका त्रिक गुणा कर सकते हो? तो यहाँ से हमने 24 में 4 का क्या किया, त्रिक गुणा किया, तो 3x बराबर आ जाएगा 24 गुणा में 4। अब क्या हम ये जो 3 आपका है ये गुणा में लिखा हुआ है तो क्या इस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इंटू में 4 अपॉन में 3। क्या 3 से 24 कैंसिल होता है, तो 3 बन जा 3 और 3 8 जा 24। अब बचा 8 इंटू 4, तो 8 इंटू 4 होता है आपका 32, तो x इक्वल टू आपका आंसर आ गया 32। यानी वो जिस नंबर के बारे में बात कर रहा था वो नंबर x नहीं था, वो नंबर कितना था, 32 था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। आपके सामने यदि एक आयत का परिमाप जो है वो कितना है, 138 मीटर है। परिमाप आप लोग सभी लोग जानते होंगे। परिमाप ये आपका आयत है। आयत की परिभाषा क्या होती है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। इसके सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ये किसकी पहचान होती है, आयत की पहचान होती है। अब उसने क्या कि इसका जो परिमाप है वो 138 मीटर है। परिमाप का मतलब आप लोगों को आयत का परिमाप पता है, आयत का परिमाप का सूत्र सभी को पता होगा, क्या होता, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई, क्या यही होता है आयत के परिमाप का सूत्र। अब इसमें आपको आयत का परिमाप दिया कितना गया है, 138, लेकिन उसके बाद उसने कुछ कंडीशन भी आपके बीच में रख दी है। उसने बोला लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर जो है वो 7 मीटर है। अब उसने फिक्स नहीं किया है कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, तो हमने मान लिया, यहाँ से हमें मानना पड़ेगा, माना जो लंबाई है, लंबाई को हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। अब जब चौड़ाई को क्या मानेंगे, तो उसने बोला था कि चौड़ाई जो है वो कितना, लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर 7 मीटर का है। मतलब इन दोनों में कितने का अंतर है, 7 का। तो अगर लंबाई x हो गई तो क्या चौड़ाई x प्लस 7 मीटर होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ से हमें लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी मिल गई। अब आपको आयत के परिमाप में इसका क्या कर देना है, इन दोनों का मान रख देना है। तो आयत का परिमाप दिया गया है आपको कितना, 138 मीटर। तो इसकी जगह पे आपने रखा 138 मीटर, बराबर में लिखा है 2 ब्रैकेट में लंबाई को हमने कितना माना था, x माना था, प्लस में चौड़ाई को हमने क्या माना, x प्लस 7 माना, तो ये हो गया x प्लस 7। यहाँ से आपको x की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये 2 किस में है, मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाके इसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से 138 अपॉन में आ जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 6 हो जाएगा 12, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा 18। इक्वल में यहाँ से x और x कितना हो जाता है, 2x, और प्लस में कितना हो जाता है, 7। अब बात करेंगे ये 69, ये 7 जो है, 7 क्या अपना पाला चेंज करेगा तो इस साइड आएगा तो प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 69 और माइनस हो जाएगा 7 इक्वल टू बचेगा 2x। 69 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ से आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 62 इक्वल टू होगा 2x। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी, x की, तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो यहाँ से सिंपली आपके x की वैल्यू आ गई 31। यानी कि आपने जो x माना था वो x आपने क्या मानी थी, लंबाई। तो लंबाई जो निकली वो कितनी निकली, 31 मीटर निकल के आई है। और चौड़ाई जो बोल रहा था, चौड़ाई का अंतर कितना है, तो 31 में हम 7 प्लस कर देंगे तो 31 प्लस 7 हो जाएगा आपका 38 मीटर। ये हो गई आपकी क्या, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन क्वेश्चन यहीं तक नहीं है, क्वेश्चन में आगे भी पूछ रहा है कि हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप लोगों को पता है कि आपको जब लंबाई मिल गई और जब आपको चौड़ाई मिल गई तो आयत का क्षेत्रफल आपके लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रीथ होता है। यानी लंबाई और चौड़ाई का अगर आप गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाता है। तो आप सिंपली, आपकी जो लंबाई है वो है 31 है और चौड़ाई है वो है कितना, 38। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई आएगा, 1 8 जा 8 हो जाएगा और 1 3 जा 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 8 जा 24 हो जाता है, कैरी 2 आएगी, 3 3 जा 9 2, यहाँ से 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 4 3 होता है 7 1 1, यानी 1178 और मीटर स्क्वायर या फिर इसको वर्ग मीटर भी आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आप लोगों को दोनों आंसर समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। कहा गया है एक समकोण त्रिभुज में यदि
आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन जो होगा बहुत इजी होगा, लेकिन कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन क्या करता होगा, परेशानी में डालता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि उन्हें त्रिभुज के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज कहलाता है ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो मान लिया ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हमारा ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। अब उसने बोल दिया कि आधार, तो कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें जो ये खड़ी वाली लाइन होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो ये तिरछी वाली लाइन होती है ये कहलाती है आपका कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। और ये कहलाता है आपका आधार, जिसको हम बेस कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आधार की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का मतलब है कि जो आधार है वो कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। अब कह दिया उसने कि जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई यानी जो लंब है वो आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो आपको कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, यानी आपको ये वाली लंबाई ज्ञात करना है। समझ गए होंगे कौन सी थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो कहती है कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर आप लंब का वर्ग करेंगे और आधार का वर्ग करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो कर्ण के वर्ग के कैसा होगा, बराबर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय और ये केवल किस में लगती है, केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय केवल किसके लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए ही होती है। बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो होती है कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये तो कर्ण हमें पता फाइंड करना है, यानी इसका मान निकालना है। तो कर्ण की जगह पे कर्ण ही रहेगा। यहाँ पर लंब जो है आपका कितना दिया था, 6 सेंटीमीटर। तो 6 का वर्ग अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस में आधार जो आपको दिया था वो दिया गया था 8। तो आधार 8 का वर्ग होता है 64। तो यहाँ से कर्ण का जो वर्ग निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। अब एक चीज़ बताओ, क्या यहाँ से अगर हम ये जो स्क्वायर है उस साइड ले जाएंगे तो क्या ये अंडर रूट में कन्वर्ट होगा, यानी वर्गमूल में कन्वर्ट होगा। तो कर्ण जो आएगा वो कितना निकल के आएगा, क्या अंडर रूट 100 हो जाएगा। और अंडर रूट 100 को क्या हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा में 10 लिख सकते हैं, 10 का जोड़ा बन गया, यानी 10 सेंटीमीटर आपका क्या निकल के आ गया, कर्ण निकल के आ गया। या फिर हम सिंपल सीधा सा समझ सकते हैं कि 100 का वर्गमूल, 100 कितने का वर्गमूल होता है, तो 100 का वर्गमूल जो होता है वो आपका 10 सेंटीमीटर होता है। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय, जहां भी समकोण त्रिभुज की बात हो जाए वहां पे आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक कोई भी 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के स्थान को आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर है 36। उस संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर क्या है। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आप किसी भी यूपी टेट का प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। एक सिंपल पेपर भी ऐसा नहीं होगा इसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। तो इस क्वेश्चन पे अपनी अप्रोच आपको फिक्स रखनी है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब भी आपका 2 अंकों वाली संख्या पर क्वेश्चन आ जाए आपको एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। सबसे पहले आपको संख्या बनाना आना चाहिए। आपको संख्या बनाना आना चाहिए कि अगर 2 अंकों की संख्या है कैसी होती है, जैसे हमने लिख दिया 23, तो क्या 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, लेकिन ये बनी कैसे, हम कैसे बनाएंगे। तो देखो जो 3 है वो कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, और जो 2 है वो किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। इकाई का मतलब 1 का गुणा, दहाई का मतलब 10 का गुणा। इकाई का मतलब 1 का गुणा, दहाई का मतलब 10 का गुणा, सैकड़ा का मतलब 100 का गुणा, हजार का मतलब 1000 का गुणा। तो आपको 2 अंकों का गुणा करना है, यानी दहाई के स्थान पे जो है उसमें कितने का गुणा, 10 का गुणा, प्लस कर देना है इकाई के स्थान पे जो है उसका 1 का गुणा। यानी ये देखो 2 10 कितना हो जाएगा 20, प्लस में कितना हो गया 3 एकम 3, तो कितना बन गया 23। यानी ऐसे 2 अंकों की संख्या बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, और दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, आपकी संख्या बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। यहीं से सारे क्वेश्चन का ये आपका क्या है, रूट है, यही सारे क्वेश्चन की जड़ यहीं पर है।
बात करते हैं कि 2 अंकों की संख्या, आपको नंबर पता नहीं है तो हमने मान लिया कि नंबर जो है वो है x और y, ये है आपकी 2 अंकों की संख्या। अब हमने पिछले में आपको क्या बताया था कि इकाई के अंक में 1 का गुणा, दहाई के अंक में 10 का गुणा, तो नंबर क्या बनेगा 10 का गुणा होगा x में 10x हो जाएगा, प्लस करना 1 का गुणा y में तो y हो जाएगा, यानी ये आपका क्या बन गया, फर्स्ट नंबर बन गया, यानी नंबर बन गया आपका। अब क्या कह रहा है वो कि अंकों के स्थान को आपस में बदलने पर, अंक क्या थे पहले x y थे, अब जो अंक हो जाएगा वो क्या बाई x हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बदल दिए, स्थान बदल दिए। तो अब जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या बन जाएगा, तो अब नंबर यानी बाई में कितने का गुणा, 10 का गुणा, और x में कितने का गुणा, 1 का गुणा, तो ये हो जाएगा 10y और प्लस में क्या हो जाएगा x। यानी पहले क्या था नंबर ये था, बाद में जो नंबर आ गया वो ये आ गया, और इन दोनों के बीच जो अंतर है वो कितने का है, 36 का, यानी 36 का अंतर है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है, तो अंतर का मतलब 10x प्लस में बाई, और माइनस का यानी अंतर का मतलब माइनस 10y प्लस में x जो है वो कितना है, 36 है। यहां से आपका समीकरण बन गया। इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 10x प्लस में y रहेगा। अब ये जो माइनस है, इस माइनस का अगर इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है यानी जितने भी चिन्ह है सभी क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो ये जो 10y प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा, और ये जो प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 36। क्या 10x में से 1x माइनस होगा तो 9x बचेंगे, क्या 10y में से 1y माइनस होगा तो क्या माइनस के 9y बचेंगे, बराबर में 36 होगा। 9 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लिया तो क्या यहाँ पर x माइनस y बचेगा, बराबर में क्या होगा, 36 होगा। 9 से 36 को काट देंगे तो 9 चौको 36 हो जाता है, यानी x माइनस y बराबर कितना आ जाता है आपका, 4 आ जाता है। अब हमें अब आगे बढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने क्या बोला था कि उस संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर, तो हमने संख्या क्या मानी थी, x और y, यानी x और y का अंतर क्या होगा, x माइनस y होगा, और x माइनस y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो x माइनस y की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 4 आई है, तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 71 से पूर्णतः विभाजित है ज्ञात कीजिए। यानी 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 71 से पूर्णतया विभाजित है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो हमने देखा कि 6, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 6 ये सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 5th का। हमें पता होना चाहिए कि 6 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 लाख होती है। 6 अंक है, 1 लाख होती है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो 71 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब हम क्या करेंगे कि 71 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे किसमें, 1 लाख में। 71 में का हम 1 लाख में भाग लगाएंगे तो लगभग आपका 71, एक में यहाँ पे आएगा 71, यहाँ से कितना बचेगा 9, यहाँ से बचा हो जाएगा 0। अब 7 4 जा होता है 28, तो अगर हम यहाँ पर 4 जा करेंगे तो 4 बन जा 4 आ जाएगा, 4 7 जा 28 आ जाएगा। 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 से 9 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा, ये हो जाएगा 0। अगर हम 70 यहाँ पर 6 बचेगा, ये हो गया हमारा 0। फिर से हम क्या कर सकते हैं, 0 हो गया, ये क्या था, यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, ये जो आपका रहेगा यहाँ पर 60 में तो भाग जाता नहीं, तो यहाँ से फिर से हम क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब क्या चाह रहा है, करके देखो, आप लोग बहुत होशियार हो, भाग करके देखो तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम यहाँ से 8 जा कर देंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, और 8 7 जा 56 होता है, तो यहाँ से 56 हो गया। अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचा, 2 बचा, यहाँ से 7 जाएगा तो 3, तो ये हो जाएगा 0। यानी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचा है, शेषफल कितना बचा, 32 बचा है। हमें देखना है शेषफल, भागफल जो आपका आया वो 1408 आ गया। यहाँ से जो शेषफल आपका बचा है, तो शेषफल बचा है 32। अब आपको क्या करना है, जो नंबर पता करना है, तो उसके लिए आपका जो 1 लाख था, 1 लाख में आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे किसको, जो आपका ये
शेषफल आया है 32, इसको आपको इस 71 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 71 में से हमने 32 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि जब हम ये 32 जो शेषफल है वो माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 71 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ से आपका बचा 1 लाख और प्लस में हो जाएगा आपका 39, ये हो गया आपका 39। तो यहाँ से आपको अगर प्लस कर दोगे तो 1,39,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 6 अंकों की ये सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जो आपकी 71 से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। अब देखो कई लोग बोलेंगे इसको हमने आगे क्यों बढ़ाया, 1,39,000 क्यों किया, पीछे भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप पीछे करोगे तो वो 6 अंकों की नहीं, वो आपकी 5 अंकों की संख्या बचेगी। इसलिए हमें इसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, तभी जाके हमने इसमें प्लस किया। नहीं तो कई लोग बोलेंगे इसमें माइनस भी कर सकते थे, तो बिल्कुल आप माइनस कर सकते थे। माइनस करने पर भी जो नंबर आना चाहिए वो 6 नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस करने पर ऐसा कोई भी केस नहीं बन रहा है, इसलिए हमने इसमें क्या किया है, प्लस किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है। तो पहली बात तो ऐसा कोई दुकानदार है नहीं जिसको हानि होती हो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर है तो देखते हैं। उसने बेचा कितने में, 138 रुपये में। उसने देखा कि हमने 138 रुपये में इसको बेचा, 138 रुपये में जब इसको बेचा तो उसको जो हानि हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है, हानि यहाँ पर हुई है 8% की। हानि कितने प्रतिशत की हुई, 8% की। ध्यान से देखना क्वेश्चन, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी नहीं फंसने वाले हो। 8% की हानि हो रही है। अब आपको पता है कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। कोई भी चीज़ होती है अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%। अब जब 100% की चीज़ थी, वस्तु थी, और उसको लॉस हुआ, हानि हुई 8% की, तो उसने बेचा कितने में होगा, 8%। 100 में से 8 को माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ से बचेगा 92%। यानी जो आपने एक्चुअल में जो रुपए उसने 138 में बेचे हैं वो किसके बराबर हैं, वो 92% के बराबर हैं। तो अगर जब आपको 92% का मान 138 है तो 1% का मान कितना होगा, क्या 138/92 होगा। लेकिन हमें कितने का पता करना है, उसने कहा कि अब उसको 4% लाभ भी चाहिए, 4% लाभ भी चाहिए। तो अब 100 में 4% और प्लस करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 104% का मान हमें निकालना है। क्या, तो हमें 104% का मान निकालना है। 1% का आपको मान निकल गया है तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि यहाँ पे निकालेंगे 104% का। अगर मान निकालेंगे तो 138 जमा 92 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 104 का। क्या इसको कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिलेशन करेंगे अगर तो आप कैंसिलेशन करके देख लो। 2 से करेंगे, 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ से 2 6 जा 12 हो जाएगा। इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर से क्या 46 बन जा 46 और 46 3 जा जो होगा वो कितना आएगा, 138 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 52 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15। यानी वह चीज़ अब उसको कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, 156 रुपए में उस चीज़ को बेचना पड़ेगा। तब जाके उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 4% का लाभ होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कैसे आया एक बार और समझ लो। उसने क्या बोला था कि उसने बेचा कितने में, 138 रुपए में। और बेचा तो उसको क्या हुई, हानि हुई कितने प्रतिशत की, 8% की। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, जब उसको 8% की हानि हो जाएगी तो क्या उसको 92% में बेचा होगा। 92% का मान जो होगा वो 138 होगा। तो क्या यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो 1% का मान निकलेगा वो 138/92 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि उसको 4% प्रॉफिट भी चाहिए, तो 100 में जब 4% प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो कितने परसेंट हो जाएगा, 104%। तो अब हमें इस नंबर का जो 1% है, 1% का हमें कितने परसेंट निकालना है, 104%। तो ये है 1%, इसमें 104%, 104 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये निकल आएगा आपका 104%, जो कि निकला आपको 156 रुपए। तो उसको 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 156 रुपए में बेचना पड़ेगा। आगे देखते हैं अपना जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक टेस्ट में 1000 लड़के और 600 लड़कियों का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। नॉर्मल सी भाषा में समझते हैं कि एक कोई टेस्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपके 1000 बच्चे, 1000 लड़के और 600 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें से ये देखा हमने जो बॉय हैं वो कितने हैं, 1000 हैं,
और जो गर्ल्स जो हैं वो कितनी है आपकी 600 है। अब यहाँ से उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। तो हमने देखा जो पास हुए हैं कितने परसेंट बॉयज़ हुए हैं, 43% बॉयज़ क्या हुए हैं, पास हुए हैं। यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो कितने परसेंट पास हुई हैं, तो यहाँ पर जो गर्ल्स का बोल रहा है वो 35% क्या हुई हैं, पास हुई हैं। पास का पता चल गया तो फेल का भी आसानी से पता कर सकते हैं। जब 43% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, फेल यहाँ से क्या आपके 57% हुए हैं, क्योंकि टोटल 100% होते हैं। जब 43% क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, तो बाकी के जो बचे 57% वो क्या होंगे, फेल होंगे। यहाँ भी पास जब 35% हो चुकी हैं तो टोटल आपके 100 होते हैं, तो फेल जो गर्ल्स होंगी वो कितनी होंगी, तो फेल जो गर्ल्स होंगी क्या वो 65% होंगी, 65% गर्ल्स फेल होंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 65% गर्ल्स फेल हुई हैं और यहाँ पर 57% जो गर्ल्स हैं वो क्या हुई हैं, फेल हुई हैं। तो क्या हम इनका नंबर निकाल सकते हैं, तो कितने हैं, तो हमने 57% ऑफ कितने का, 1000 का, 57% ऑफ 1000 का हम निकाल लेंगे तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 570, यानी 570 लड़के फेल हुए हैं। और अगर हम लड़कियों को फेल निकालेंगे तो ये आपके 600 का कितने प्रतिशत निकालना पड़ेगा, आपको 65% निकालना पड़ेगा। तो 20 से आपके 20 कैंसिल हो जाएंगे, 6 पंचे 30 हो जाता है, कहाँ से 3 आती है, 6 6 36 और 3 39 होता है। तो 390 जो लड़कियाँ फेल हुई हैं। अब बोल रहे हैं कि कुल अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत। तो सबसे पहले तो कुल अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, कुल अनुत्तीर्ण यानी कुल फेल कितने हो गए, तो 570 लड़के हुए, 390 लड़कियां फेल हुई, तो 0 यहाँ से हो जाएगा 16 1549, यानी कुल मिलाकर 960 उम्मीदवार क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो ये तो कुल अनुत्तीर्ण, क्या कुल जो फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं, 960 हुए हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो 960 हैं वो कुल उम्मीदवारों के कितने प्रतिशत हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपके पास कुल उम्मीदवार थे कितने। यहाँ से थोड़ा सा रिच कर रहे हैं, यहाँ से कुल उम्मीदवार जो हमारे थे वो कितने थे, कुल उम्मीदवार 1000 लड़के थे और 600 लड़कियां थी, तो कुल उम्मीदवार थे आपके 1600 का कितने प्रतिशत 960 है, तो 1600 का कितने प्रतिशत है। तो क्या हम कर सकते हैं, यहाँ से 1020 16 की टेबल में 96 आता है, तो 16 बन जा 16 6 जा 96, यानी 16 एकम 16 16 सिंह 96 और ये 0 है तो 0 बढ़ जाएगा। यानी ये कुल उम्मीदवारों का जो था वो कितने प्रतिशत था, 60% था। तो एक ऐसा टेस्ट जो आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा कि उसमें 100% में से आधे से ज़्यादा फेल हुए हैं, 40% जो स्टूडेंट हैं वो पास हुए हैं। तो आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन में जो है, आप अगर क्वेश्चन को रेगुलर यूज़ करते हैं, रेगुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपकी तैयारी का स्तर है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1/16 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा और परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो एक वर्ग है, वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा क्या होता है, भुजा गुणा में या भुजा का वर्ग, भुजा गुणा भुजा यानी भुजा का वर्ग। अब जो क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना दिया गया, 1/16 यानी भुजा को मान लिया हमने a और a का वर्ग। क्या वर्ग इस साइड आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा 1/16 बराबर में a, तो a का मान जो निकल के आ जाएगा वो 1/4 निकल के आ जाएगा। क्या नहीं, भुजा जो होगी वो 1/4 हो जाएगी, भुजा कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी बात, जब भुजा मिल गई तो हम आराम से परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, 4 गुणा में भुजा होता है। तो क्या 4 गुणा में भुजा जो हमने निकाली कितनी, 1/4, क्या 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा कि भुजा और परिमाप का अनुपात, तो भुजा जो आई आपका वो आई 1/4 और इसका अनुपात आपको निकालना है किसके साथ, 1 के साथ। क्या भिन्न या जो आपका ये 4 है क्या भाग में है, इस साइड जाएगा क्या गुणा में पहुँच जाएगा। तो इसको
इसको हम क्या 1:4 लिख सकते हैं। तो क्या आपका भुजा और परिमाप का अनुपात 1:4 आ जाएगा। तो आपके जो अनुपात होगा वो 1:4 हो जाएगा। तो सबसे क्या दिया था हमें, वर्ग का क्षेत्रफल दिया था। हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर जो है 1/16 है, तो 1/16 का वर्गमूल निकाला, कितना होता है 1/4। 1/4 क्या बन गई, भुजा। यहाँ से भुजा मिल गई तो हम परिमाप निकाला, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 1/4, 4 से 4 कटा, 1 आ गया। तो यानी अब भुजा और परिमाप का हमें क्या निकालना, अनुपात। तो हमने दोनों का अनुपात निकाला, तो यह आ गया आपका 1:4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, आपको इसी तरीके से देखना नहीं है कि आपने मोबाइल ओपन किया और देख रहे हैं। आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना है और क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करके देखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन हूबहू आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और अब तब आपको याद आएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद आपको देखा है 10 मीटर लंबाई का एक वर्गाकार फर्श पूरी तरह से वर्गाकार टाइल्सों से क्या हुआ है, ढका हुआ है। यदि प्रत्येक टाइल्स की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है, तो न्यूनतम कितने टाइल्सों की आवश्यकता है। सबसे पहले जो आपका कमरा है, रूम है, उसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है। तो क्या 10 मीटर में हम 100 का गुणा कर देंगे तो क्या ये 1000 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो मीटर को हमने किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में। क्यों कर लिया, क्योंकि आपको जो टाइल्स की जो माप दी गई थी वो भी किस में दी गई थी, सेंटीमीटर में। हमने मान लिया ये टाइल्स है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। अब इस रूम में ये जो टाइल्स हैं वो कितनी लगेगी, यानी न्यूनतम संख्या बताइए, न्यूनतम कितने टाइल्सों की आवश्यकता है। तो कितनी टाइल्स लगेगी, तो सबसे पहले हमें इस रूम का एरिया पता होना चाहिए, एरिया यानी क्षेत्रफल, और इस टाइल्स का एरिया भी पता होना चाहिए। तब जाके हम इस रूम के क्षेत्रफल में इस टाइल्स के क्षेत्रफल का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो हमें नंबर पता चल जाएगा। तो हमने देखा कि एरिया ऑफ रूम यानी कमरे का जो क्षेत्रफल होगा वर्गाकार, यानी रूम कैसा है, स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल लगेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा में भुजा यानी साइड इंटू साइड। जब भुजा गुणा भुजा करेंगे तो 1000 इंटू में 1000, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से निकल के आ जाएगा 10 लाख निकल के आ जाएगा। अब इस 10 लाख में यहाँ से अब निकालोगे आप एरिया ऑफ टाइल। जब टाइल्स का एरिया निकालोगे तो टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 50 इंटू 50 होगा क्या, तो 50 इंटू 50 कितना होता है, 50 इंटू 50 होता है 2500। अब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो या तो आप फॉर्मूला याद कर लो, और फॉर्मूला याद नहीं करना है तो आपको एक सिंपल से याद रखना है कि जो बड़ा एरिया होता है यानी कमरे के एरिया में आपको एक टाइल्स के एरिया से क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ टाइल्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका कितना निकला, 10 लाख निकला, और आपके टाइल्स का जो एरिया निकला वो कितना निकला, 2500 निकला। यहाँ से 1020 25 4 जा क्या 100 होता है, 20 एक्स्ट्रा बचे तो 20 हमने एक्स्ट्रा लगा दिए, कितना हो गया आपका 400। यानी कि इस रूम में आपको ये ऐसे 400 टाइल्स क्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि समय की कमी के चलते आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखने भी हैं और सॉल्व भी कराने हैं, तो संसाधनों की कमी है। तो जो आपके पास है उसी को आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपके रिजल्ट में क्या जो होगा वो सुधार होगा। एक वस्तु 30% की छूट के बाद 5964 में बेची जाती है। छूट यानी डिस्काउंट कितनी दे दिया गया है, 30%। फिर भी उसको बेचा गया यानी सेलिंग किया गया कितने पर, 5964 रुपीज़ पर। अब वो क्या कह रहा है कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य तो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%, क्योंकि छूट जो दी जाती है वो 100% पे दी जाती है। तो अगर अंकित मूल्य 100 होगा, उसमें से 30% उसने क्या दे दी, छूट दे दी, तब जाके वो इतने रुपए में बेचा गया। यानी 100 से 30% की छूट दी तो क्या वो 70% में बेचा गया।
5964 क्या 70% में बेचा गया। अब यानी 70% का जो मान है वो 5964 है। तो क्या 1% का मान हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5964 में हम 70 का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। तो ये कितने का निकल आएगा? 1% का। लेकिन हमें कितने प्रतिशत का चाहिए? 100% का, यानी 100% का। तो क्या यहाँ से हम 100% का निकाल सकते हैं? तो 100% का कैसे निकलेगा? 5964 बटे में 70 और इंटू कर देंगे किसका? 100 का, यानी गुणा कर देंगे 100 का। तो ये कितने का निकल आएगा? 100% का निकल आएगा। जीरो से यहाँ पे जीरो चला जाएगा, 7 से हम कैंसिल करेंगे, 7 अट्ठे 56 होता है, 7 8 जा 56 होता है, 3 बचेंगे, 7 5 जा 35 होता है, 7 2 जा 14 होता है। इसका हम 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपका जो 100% की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी 8520 रुपीज़। यानी इसका जो अंकित मूल्य था, 100% क्या था? अंकित मूल्य था। तो जो अंकित मूल्य जो था वो कितना निकल के आ गया? 8520 निकल के आ गया। तो ये रहे अलग अलग कुछ चैप्टर से, अलग अलग टॉपिक से कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए अगर आप इन 10 क्वेश्चन को डेली बेसिस पर आप पेन और नोटबुक की सहायता से आप अपने नोटबुक पर नोट करते हैं, इनको अपने आप से सॉल्व करते हैं, तो मैथ में आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसी गारंटी आपको गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दी जाती है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यारों के पास शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।